तो मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है भाई, समझ में आ गया, आवाज आ रही है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए गए थे, लेकिन इनका बहुत ये क्वेश्चन अगर ध्यान से देखे जाएं तो ये हमारे क्लास के क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके साथ क्लास में डिस्कस किए थे। जैसे व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क अबाउट गिवन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो है ना, एक मिनट, पेन कहां से आएगा? जूम, ओके, जूम इन। तो ये है सेंट्रल एक्सिस और ये घूम रहा है इस एक्सिस के अबाउट। तो सीधा सीधा अपन क्या बोलेंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर बाई 2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये लीजिए आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, यूनिफॉर्म रॉड। ये तो क्वेश्चन अपन ने क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है बच्चों। आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया गया था ताकि आप वापस से इसकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। सर कोचिंग के लेक्चर से पहले बुक रीड करके जाना चाहिए, वो टॉपिक जो कोचिंग में पढ़ाना है पढ़ने, अगर पढ़ के जाना चाहिए तो कौन सी बुक से? सर आप आगाज सीरीज में कौन से चैप्टर पढ़ाओगे? देखो बेटा, ऐसा है, मेरा मानना ये है, ये आपके टीचर पर डिपेंड करता है। आप अपने टीचर से पूछिए, ये बात मेरे से मत पूछिए कि सर आपसे पढ़ने के पहले मुझे बुक पढ़ के आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सबके पढ़ाने का तरीका अलग होता है। मैं कहता हूं भाई रहम करो, मत पढ़ के आओ, ज्यादा सही है ना। और पढ़ के आनी है तो एनसीईआरटी वगैरह और एससीबी वगैरह पढ़ सकते हो, दैट्स इट। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट क्लास में। हम लास्ट क्लास में कहाँ थे? तो लास्ट क्लास में यहीं पर थे जहां पर हमने ये डायग्राम बनाया है, अगर आप ध्यान से देखें बच्चों। तो ये क्वेश्चन था जो लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे, ठीक है। और मैंने आपसे बोला था ऑल्सो फाइंड हिंज फोर्स अलोंग एंड परपेंडिकुलर व्हेन रॉड मेक्स थीटा एंगल, ठीक। ये नेक्स्ट क्लास का होमवर्क दिया था, ठीक। तो सबसे पहले ए पार्ट था इस इंस्टेंट पर बताना था हिंज फोर्स, और बी पार्ट था जब ये रॉड थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से बना रही होगी तो हिंज फोर्स की वैल्यू क्या होगी। चलिए साहब देखते हैं इसको, है ना। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन। ओहो, ये क्या हो गया? क्वेश्चन था ये कि जब ये रॉड वर्टिकल पोजीशन पर आ जाएगी, वर्टिकल पोजीशन पर मतलब ये हिंज ऐसा बनाया था, तो मैं अभी भी वैसे ही बनाता हूं। ऐसी पोजीशन पर जब ये रॉड आ जाएगी इस तरीके की पोजीशन पर, तो हिंज फोर्स क्या होगा। पूरी एल्गोरिथम वापस से याद दिलाने की कोशिश करता हूं। पूरी एल्गोरिथम ये थी कि सर हमें फोर्स निकालना है। फोर्स निकालना है तो हमने क्या सीखा है? फोर्स निकालना है तो हमने सीखा है एक ही इक्वेशन दुनिया में, एफ एक्सटर्नल सिग्मा एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू एम ए सी एम इन इनर्शियल फ्रेम, ऑब्वियसली। तो ये आ गई इक्वेशन, और ये इक्वेशन के बाद हमें पता चला कि एसीएम का एक्सीलरेशन चाहिए। चूंकि ये रिजिड बॉडी है और अपनी फिक्स एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन परफॉर्म कर रही है, तो सिर्फ हमने आपको पढ़ाया है कि प्योर रोटेशन के समय सर्कुलर मोशन सारे पार्टिकल करते हैं, तो इस समय सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन अगर निकालें तो सर्कुलर मोशन करते हुए किसी भी पार्टिकल के कितने तरीके के एक्सीलरेशन होते हैं बच्चों? 50 तरीके के या 60 तरीके के? पढ़ाया है आपने। तो सर्कुलर मोशन करते हुए किसी भी पार्टिकल के दो तरीके के एक्सीलरेशन होते हैं, एक कहलाता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, दूसरा कहलाता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ठीक है। यहां पर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालने के लिए मतलब ये दो होते हैं, मैं एल्गोरिथम पूरी लिख रहा हूं। ये होता है एटी, ये होता है एएन। एटी की वैल्यू होती है आर अल्फा के बराबर और एएन की वैल्यू होती है
आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर एट एनी लोकेशन निकालने हैं आपको। इसको अल्फा निकालने के लिए आपको लगाना पड़ता है टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, और ओमेगा स्क्वायर लगाने के लिए आपको अप्लाई करनी पड़ती है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो कुल मिलाकर के हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो टॉर्क एनालिसिस और वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले टॉर्क एनालिसिस देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। अच्छा, एक बात और है भैया, मेरी क्लास में पढ़ के आओ तो आगे का पढ़ के मत आओ, लेकिन वो जो चैप्टर जो चल रहा है उसको पूरा पढ़ के आओ, वरना मेरी क्लास में कुछ समझ में नहीं आएगा। बल्कि मैं तो कहता हूं मैकेनिक्स में तो फटाफट रिवीजन करते रहा करो, जैसे सेंटर ऑफ मास का आप मोमेंटम का रिवीजन करके, और जो मैंने रोटेशन पढ़ाया उन सबका रिवीजन करने के बाद ये क्लास ज्वाइन करिए, तो आपका जो मजा आएगा वो अलग लेवल का होगा। ठीक है, सबसे पहले टॉर्क एनालिसिस करते हैं बच्चों। तो टॉर्क के लिए बताइए भाई, किसका टॉर्क देखते हैं? एमजी का टॉर्क, क्या और किसी का टॉर्क होगा? लेकिन एमजी यहीं से पास हो रहा है, तो टॉर्क आ गया जीरो, टॉर्क जीरो आ गया, इट मींस अल्फा की वैल्यू बच्चों जीरो आ गई। ठीक है, अब बचा ओमेगा। हमने रॉड को जो छोड़ा था बच्चों, वो कहां से छोड़ा था? हमने रॉड को इस पोजीशन से छोड़ा था। अब ओमेगा स्क्वायर निकालने के लिए हमें लगानी पड़ेगी वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगाएं भैया? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। चलिए बताइए कौन कौन वर्क कर रहा है यहाँ पर। मैंने कहा ये है mg। ठीक है, mg का वर्क निकालने के लिए पूरा मास सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, ये चीज मैंने प्रूफ की है, ध्यान रखिएगा। अब नोट्स देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, और हिंज फोर्सेस जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं, मतलब ये वाला फोर्स, इसके दो कंपोनेंट भी मान सकते हो, लेकिन हिंज फोर्स का कोई डिस्प्लेसमेंट है क्या बच्चों? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हिंज फोर्स का कोई डिस्प्लेसमेंट है क्या? नहीं है। तो वर्क डन बाय हिंज फोर्सेस जो है जब भी पूछे जाएंगे तो हमेशा ही जीरो होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी डिस्प्लेसमेंट हिंज का नहीं है। हम ये मान के चल रहे हैं कि हिंज मतलब हिंज से पास होने वाली एक्सिस फिक्स एक्सिस है, और फिक्स है तो वर्क कैसे होगा भाई? ठीक है, तो हम उसी के फ्रेम में काम कर रहे हैं, आप यू भी समझ सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर आते हैं और हम देखते हैं यहां से यहां तक आने में केवल एक फोर्स बचा है, वो है mg, और mg का वर्क निकालने के लिए हमें पहले से पढ़ा है L/2। तो mg इंटू L/2 डिस्प्लेसमेंट है सेंटर ऑफ मास का वर्टिकल डायरेक्शन में, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ mvc स्क्वायर होगी क्या बच्चों? क्यों भाई? हाफ mvc स्क्वायर होगी काइनेटिक एनर्जी। तो भैया अगर आपने ये काइनेटिक एनर्जी कह दी है तो भूल करके भी मत करना, क्योंकि ये बात अगर आपने मेरे से पढ़ी है, मेरे नोट्स पढ़ते रहते हैं, तो मैंने नोट्स में आपको बताया है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mvc स्क्वायर नहीं होती, या सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट नहीं है जिसको हमेशा हर बात के लिए सेंटर पे कंसंट्रेटेड माना जा सकता है। गलत कॉन्सेप्ट है। हालांकि अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो मैंने काइनेटिक एनर्जी आपको पढ़ाई थी इसी प्योर रोटेशन में ही, रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस में। मैंने कहा था सिग्मा हाफ mi/vi स्क्वायर, और यहीं से शुरू किया था और फाइनली हम पहुंचे थे हाफ i ओमेगा स्क्वायर पे, अगर आपको याद हो तो। ये है काइनेटिक एनर्जी जो हमें यूज करनी चाहिए। तो हाफ i उसी के अबाउट, किसके अबाउट? जिसके अबाउट घूम रहा है। किसके अबाउट घूम रहा है? उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml/3 होगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। m से m कैंसिल बच्चों, l से l कैंसिल, हाफ से ये कैंसिल। ठीक है, तो यहां से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, वही काम में आने वाली है। तो 3g/l चेक कर लीजिए क्या मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। हो सकता है मैंने गलत लिखा हो भाई, वो भी चेक कर लीजिए। ठीक लिखा है। तो यहां से सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन अगर मैं देखूं तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा, नॉर्मल एक्सीलरेशन होगा, और उसकी वैल्यू होगी L/2 ओमेगा स्क्वायर। तो L/2 ओमेगा स्क्वायर में L/2 अगर मैं यहां रख दूं तो 3g/2 बच्चों ये एक्सीलरेशन आ जाता है। ठीक, यहां तक क्लियर हो गई बात। तो वापस से आप बनाते हैं FBD फाइनली, क्योंकि अब मुझे याली इक्वेशन लगानी है। ACM आ चुका है, ये है रॉड, रॉड में सेंटर का एक्सीलरेशन नीचे की ओर है और कितना है? 3g/2 है। रिएक्शन फोर्स जाहिर सी बात है ऊपर ही लगेगा, या ऊपर या नीचे कहीं भी लग सकता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। कि क्यों नहीं होगा हॉरिजॉन्टल? कि हॉरिजॉन्टल इसलिए नहीं होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स ही नहीं, तो किसको बैलेंस करेगा? ना ही हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन है। दूसरा फोर्स है mg। चलिए इक्वेशन लिखते हैं बच्चों, नीचे की ओर एक्सीलरेशन है तो mg माइनस r इक्वल्स टू MACM m3mg/2। तो यहां से बच्चों r की वैल्यू आती है -mg/2। दैट मीन्स जो रिएक्शन फोर्स होगा बच्चों
वो नीचे की ओर होगा। चेक कर लीजिए क्या मैं सही बोल रहा हूँ। mg माइनस 3mg/2 नीचे की ओर होगा रिएक्शन फोर्स या ऊपर की ओर होगा, देख लीजिए जरा खुद से। कोई गलती की हो तो बता दीजिए बच्चों। कैलकुलेशन मेरा आपसे ज्यादा अच्छा नहीं है तो बता दीजिए अगर कोई गलती की है तो। क्या भैया सही है? सही लिखा है मैंने, -mg/2। तो रिएक्शन फोर्स ऊपर की जगह किधर होगा? नीचे की ओर होगा। जब मेरा चैप्टर पूरा हो जाता है कोचिंग एंड में पूरे नोट्स बना लेता हूँ लेक्चर के साथ, फिर लगता है फिर से नोट्स बना लूँ अपने मन के एग्जाम्पल के साथ एंड फालतू मैं जो नोट्स में लिखा है हटा दूँ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। नोट्स एक बार बनाने के बाद क्या किया करो पता है? मैं जो करवाता हूँ क्लास में, मैं ये करवाता हूँ कि किसी भी चैप्टर के नोट्स के बाद मैं 5-6 पेज छुड़वा देता हूँ और जितने भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं बीच बीच में वो सारे उन छोड़े हुए पेजेस में करवा देता हूँ। अच्छे क्वेश्चन या कोई भी नई चीज सीखने को मिलती है उन छूटे हुए पेजेस में करा देता हूँ। खैर मैं आगे बढ़ता हूँ और इसका अगला पार्ट करता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग अगला पार्ट है ये कि भैया यहां से रॉड जब थीटा एंगल बना रही है उस समय, इसको तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय हिंज फोर्स कितना होगा ये हम बताने जा रहे हैं, ठीक है? तो वही से फिर से वही टारगेट है, एसीएम निकालना। क्यों निकालना बता चुका हूं, सारी एल्गोरिथम, इसी को एल्गोरिथम कहते हैं बच्चों। कई लोग उस पर मैंने वीडियो भी बनाया है कि किस तरीके से एल्गोरिथम हमें बनानी चाहिए, ये बात सब बता चुका हूं इसी का एग्जाम्पल लेकर के। मैं फिलहाल तो मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों, ठीक है? तो एसीएम निकालने के लिए फिर से वही कहानी, दो तरीके के एक्सीलरेशन, एक टेंजेंशियल एक सेंट्रीपिटल। टेंजेंशियल आर अल्फा मतलब टॉर्क एनालिसिस। तो शुरू करते हैं टॉर्क एनालिसिस से। टॉर्क किसका आएगा बच्चों? mg का। अच्छा जी, mg का टॉर्क इस एक्सेस के अबाउट, एक्सेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलिए। अगर ये l/2 है तो बच्चों ये l/2 cos थीटा होगी, ठीक है? तो mg का टॉर्क बोलिए कितना आया? mg का टॉर्क mg इंटू l/2 cos थीटा इक्वल्स टू I अल्फा ml² इंटू अल्फा। यहां से m से m कैंसिल, l से l गया, अल्फा की वैल्यू आती है 3g cos थीटा अपॉन 2l। बच्चों ये है अल्फा की वैल्यू, ठीक? तो यहां से टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है l/2 अल्फा, वो भी आ गया कितना? 3g/4 cos थीटा। चेक कर लीजिए भाई, कोई गलती हो तो बता दीजिएगा। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की वैल्यू में l/2 अल्फा और अल्फा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो ये वैल्यू हमने डाल दी है, ठीक है? अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने? यस, बिल्कुल कर दिया बच्चों। अगर ये सर्कुलर मोशन इस तरफ कर रहा है तो ये एक्सीलरेशन ऊपर की ओर होगा 3g/2। तो इक्वेशन आएगी r माइनस mg बराबर 3mg/2। शाबाश बच्चे, तूने बिल्कुल सही बात बोली है। तो रिएक्शन होगी 5mg/2, ऐड हो जाएगा r माइनस mg इक्वल टू 3mg/2, r बराबर 5mg/2। तो पिछले वाले में ये करेक्शन कर लीजिए। मैंने कहा था कि मैं गलती कर सकता हूं लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। मन पटेल ने ध्यान दिया और मन पटेल ने सही बात बता दी, ठीक है जी? चलिए आगे बढ़े बच्चों वापस से। हाँ, यहां पर वापस आ जाते हैं। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इस बार कोई गलती ना हो तो पहले ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन 80, इस साइड आ गया, ठीक है बच्चों? अब जरा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का यहीं का यहीं कर लेते हैं। इस साइड आएगा an। चलिए an निकालने के लिए हमें किसकी वैल्यू निकालने की जरूरत है? पहले ही बता चुका हूं। an निकालने के लिए हमें ओमेगा स्क्वायर के लिए क्या चाहिए? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो बच्चों अब लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। तो यहां से यहां तक, इस जगह से इस जगह तक mg का वर्क अगर निकाले तो ये वाली डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो आएगा mg इंटू l/2 साइन थीटा, ये आया वर्क इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हाफ ml²/3 cos ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? m से m कैंसिल, यहां से l से l गया, तो ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 2 भी क्या है? ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आती है 3g साइन थीटा बाई l, ये आ गया। तो an अगर नॉर्मल एक्सीलरेशन की बच्चों बात करें तो वो होगा l/2 ओमेगा स्क्वायर, यहां अगर वैल्यू डाल दे तो वो आ जाती है 3g साइन थीटा बाई 2, ये आ गया। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात बताता हूं।
आप चाहे ना तो यहां से अल्फा भी निकाल सकते हैं विदाउट टेकिंग टॉर्क। कि वो कैसे, देखिए कैसे डिफरेंशिएट करिए, 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी बराबर 3g बाई एल साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा और डी थीटा बाई डी टी। वॉट इज डी थीटा बाई डी टी? इट इज ओमेगा। तो यहां से चेक कर सकते हैं आप, यहां से भी ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं 3g बाई 2l कॉस थीटा। तो अल्फा निकालने की दो तरीके हैं, एक ये तरीका है और एक ये तरीका है। ठीक है, एक प्रकार से ये भी कह सकते हो कि मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करने के बाद जैसा पहले पढ़ाया था न्यूटन्स लॉ वर्क एनर्जी चैप्टर में, वैसे वही काम यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, हमें ए एन की वैल्यू निकालनी थी, वो भी आ गई है। अब सिर्फ लास्ट का काम बचा है, तो लास्ट का काम लास्ट पार्ट में करेंगे। क्या करना था लास्ट का पार्ट? एफ एक्सटर्नल बराबर एम ए सी एम लगाना है हमको। चलिए साहब, एफ एक्सटर्नल बराबर एम ए सी एम लगाते हैं। तो ये है रॉड, इसके दो एक्सीलरेशन, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में ए एन, इस डायरेक्शन में ए टी। ठीक है बच्चों, इधर की ओर फोर्स लग रहा है एम जी, ये है फोर्स एम जी। अच्छा, अब अगर ये एम जी फोर्स है तो रिएक्शन फोर्स के बारे में बोला गया है। अगर आप ध्यान से देखो कि एक रॉड के अलोंग ले लीजिए तो इसको बोलते हैं R1 रिएक्शन, और एक रॉड के परपेंडिकुलर ले लीजिए, इसको ले लेते हैं R2। ठीक, ये दो रिएक्शन ले लिए। चलिए साहब शुरू करते हैं, है ना। तो ये एंगल अपन को पता ही है बच्चों कितना घूम चुकी है रॉड, ये घूम चुकी है थीटा। ठीक, अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल देखो तो 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। चेक कर लीजिए भाई सही है कि नहीं है। तो mg के कंपोनेंट आ गए, इस डायरेक्शन में आ गया mg cos थीटा और इस डायरेक्शन में आ गया mg sin थीटा, और इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है at। ठीक, अब इक्वेशन लिखते हैं, mg को यहां कैंसिल कर देते हैं। इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? R1 माइनस mg cos थीटा बराबर एम ए एन वैल्यू ये रखी है, तो ये आ गया 3g sin थीटा बाई 2। ठीक, तो यहां से R1 की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है? 5 तो नहीं बोलूंगा, R1 की वैल्यू आ रही है 3 mg, ये कितना था, sin थीटा या cos थीटा था? sin थीटा। 3 mg sin थीटा बाई 2 प्लस mg cos थीटा। एक बार ये चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई गलती तो नहीं की है भाई हमने। ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है। ओहो, मैंने कंपोनेंट गलत कर दिए भाई लोग ना, कंपोनेंट में गलती की है अपन ने, गलती की है कंपोनेंट में। क्या गलती की है, एक में रुकेगा, यहां पर गलती की, ये गलती है। थीटा लिखने के बाद भी बच्चों वाली गलती की है, बच्चों के साथ रह रह करके संगति का असर है। सही तरीका है ना तुम्हारे ऊपर बम फोड़ने का? इमरान ने पकड़ लिया मेरे को, इमरान ने पकड़ के कह भी दिया कि रॉन्ग लिया है गुरुजी, रॉन्ग लिया है। बिल्कुल सही कह रहा है इमरान। ये हो गया mg cos थीटा, ये क्यों आ रहा है यार, मैं तो लिख भी नहीं रहा हूं, mg cos थीटा। ठीक, और इस साइड आएगा mg sin थीटा, ये आ गया। ठीक, तो ये है mg cos थीटा, वो है mg sin थीटा। अब लिखते हैं इक्वेशन R1, यार ये वापस से क्यों आ रही है इक्वेशन, चलिए काट देते हैं। R1 ओहो बहुत परेशानी हो रही है मेरे को, तो मैं फिर से कट करता हूं यार, और नहीं होगा तो दोबारा नया डायग्राम बना दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, ये लो, ये तो हट ही नहीं रहा है, तो परमानेंट मार्कर बन गया बे, ये तो मजाक हो गया मेरे साथ है। चलो भाई फिर लिखते हैं। ओहो, ये देखिए क्या गिचिर पिचिर हो रही है। मैं अगली साइड लेता हूं, कोई बात नहीं बच्चों, दोबारा से देखिए।
इधर है AN, इधर है AT, ये एंगल है थीटा, ये है R1 और ये है R2, ये है mg और ये एंगल भी है थीटा, तो इधर आएगा mg cos थीटा और इस साइड आएगा mg sin थीटा। ठीक, इसको कैंसिल कर दिया। ठीक, अब इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखते हैं, नए पेज से नई शुरुआत करते हैं नई इंक के साथ। R1 माइनस mg sin थीटा इज इक्वल्स टू मास टाइम्स नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन की वैल्यू ये रही 3g sin थीटा बाई 2, तो यहां पर आ जाएगा m इंटू 3g sin थीटा बाई 2। तो यहां से R1 की वैल्यू कितनी आ रही है 5/2 mg sin थीटा, ये आ गई। ठीक, अब जरा R2 निकालता है। R2 निकालने के लिए इधर इक्वेशन लिखनी पड़ेगी इस साइड क्या आएगा mg cos थीटा, ठीक, प्लस R2 बराबर m80। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने निकाली थी यहां पर 3g/4 cos थीटा, 3g/4 cos थीटा। यहां से बच्चों R2 की वैल्यू आती है 3mg/4 cos थीटा माइनस mg cos थीटा, तो बताइए माइनस mg cos थीटा बाई 4, ये आती है R2 की वैल्यू। मतलब R2 इधर ना लग करके ऊपर की ओर R2 आएगा। चेक कर लीजिए बच्चों, कोई डाउट आए तो पूछिए। क्या भाई ये समझ में आ गया? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अब हम देखने जा रहे हैं इनर्शियल पुली, है ना। तो इनर्शियल पुली, यहां पर अब इनर्शियल पुली का योगदान होगा। मतलब इनर्शियल पुली क्या होंगी जरा समझिएगा। मान लीजिए ये पुली है, ठीक है, ध्यान से सुनना, और ये इस पर रोप गई हुई है, ये इस पर ऐसे ये रोप गई है, इसके ऊपर घूम करके और ऐसे ये रोप गई हुई है। कहा गया है कि पुली को आप डिस्क मान सकते हैं ऑफ मास m एंड रेडियस r। पहली बात। दूसरी बात बोली गई है आपसे कि स्ट्रिंग इज आइडियल बट नो स्लिपिंग exist between pulley and स्ट्रिंग या रोप आप जो भी कहें, ठीक है। स्ट्रिंग आइडियल है लेकिन कोई स्लिपिंग एग्जिस्ट नहीं कर रही है पुली और स्ट्रिंग के बीच में। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए, फाइंड, क्वेश्चन है अब, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ m1 एंड m2। चलिए शुरू हो जाइए, पहले आपसे पूछता हूं फिर मैं बताऊंगा आपको। 3 मेथड से बताऊंगा, 3 मेथड से। चलिए करिए कोशिश। बेटा हमको ऐसा लगता है कि हमें क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जब हम घर पे बैठते हैं ना तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन जो है वो एक तो हम कंफर्ट जोन में होते हैं, दूसरा हम क्वेश्चन, हमारे पास टाइम की लिमिट नहीं होती है,
तीसरी चीज, हम आंसर देखते हैं और आंसर देखने के बाद हम वापस से क्वेश्चन करते हैं और वापस से क्वेश्चन करने के बाद वो हो जाता है और हम कहते हैं कि वो हमसे हो गया, लेकिन एक्चुअल में वो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, क्योंकि एग्जाम में आपको आंसर देखने का मौका नहीं मिलेगा। तो मेरा सजेशन है बच्चों, अगर आप चाहते हो कि आपसे वाकई में क्वेश्चन हो, ये चेक करना चाहते हो, तो 10 या 20 क्वेश्चन का सेट एक साथ बैठ के करिए, आंसर मत देखिए। जब आप 20 क्वेश्चन कर लें उसके बाद आंसर देखना शुरू करिए और टिक करिए कि कौन से सही हुए हैं, कौन से गलत हुए हैं। जब आप ऐसा करेंगे, जो गलत वाले क्वेश्चन है उनका सही आंसर क्या है ये मत देखिए, उनको वापस से ट्राई करिए, एक अटेम्प्ट और दीजिए, फिर से चेक करिए, उसके बाद चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद जो बचते हैं वो सर से पूछने चाहिए। जबरदस्ती आंसर मैच कराने का प्रयास ना करें, मेरा ये सजेशन है यहां पर सभी स्टूडेंट को। अरे पहले जो बता रहा हूं वो कर, शॉर्ट नोट्स में क्या होना चाहिए, पढ़ाई कर। शॉर्ट नोट्स की जब भी बारी आएगी तब बताऊंगा शॉर्ट नोट्स में क्या होना चाहिए। अभी फिलहाल पढ़ाई करिए, क्वेश्चन करिए। बच्चों मैं क्वेश्चन बताना शुरू करता हूं, मेरे हिसाब से कई बच्चों से आंसर आ गया होगा। 3 क्वेश्चंस 3 वेरिएबल्स, मन पटेल पहुंच गए हैं। तो मेरा मकसद यहां पर आंसर निकालना नहीं है, मेरा मकसद है इलेक्ट्रीफाइंग मेथड्स बताना, आपको ये रियलाइज कराना कि आप कितने तरीकों से चीजों को सोचा जा सकता है, आपको ये रियलाइज कराना कि आखिरकार अगर रिजिड बॉडी नहीं है तो कैसे सॉल्व करना चाहिए। ये सारी चीजें बहुत ही शानदार चीजें आने वाली हैं, तो देखते जाइएगा। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 मैं सिस्टम में ले रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सिस्टम है, 3 सिस्टम ले रहा हूं। पहला, पुली प्लस पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग ऑन पुली, मतलब ये है पुली, ठीक है, और स्ट्रिंग का वो हिस्सा जो पुली के ऊपर है वो भी सिस्टम में शामिल है। सिस्टम 1। सिस्टम 2 बाद में लूंगा, पहले इस सिस्टम के बारे में समझते हैं। तो यहां पर मान लेते हैं टेंशन है T1, स्ट्रिंग चूंकि आइडियल है तो अगर यहाँ T1 है तो पूरे में T1 होगी, यहाँ T2 है पूरे में T2 होगी। तो सर ये दोनों आपस में बराबर क्यों नहीं होंगी, ये भी डाउट पूछा जा सकता है। ये दोनों आपस में बराबर इसलिए नहीं होंगी क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन का टेंजेंशियल फोर्स लगेगा। मान लेते हैं M1 नीचे आ रहा है, M1 नीचे आ रहा है, तो M1 के नीचे आने के कारण तो पुली घूम रही है, तो अगर ये पुली पर फोर्स इधर लगा रहा है तो खुद पर फोर्स इस साइड लग रहा होगा स्ट्रिंग पर, इसका मतलब टेंजेंशियल फोर्स होगा। और अगर टेंजेंशियल फोर्स है तो मैं लिखवा चुका हूं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कि टेंजेंशियल फोर्स होने पे टेंशन चेंज हो जाता है, इसलिए टेंशन अलग अलग होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर टेंशन है T1, यहाँ पर है टेंशन T2। अब चेक करिए कि अब ये सिस्टम रिजिड बॉडी है, तो आंसर है यस, ये रिजिड बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है। क्या ये प्योर रोटेशन कर रहा है, तो आंसर है यस, ये प्योर रोटेशन कर रहा है। रिजिड बॉडी भी है और ये प्योर रोटेशन भी कर रहा है, ठीक है। तो फिर इसका मतलब हम टॉर्क इसके अबाउट इक्वेशन लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे T1R minus T2R is torque equals to I alpha, that is mr square by 2 अल्फा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू को मैं कह सकता हूं कि अगर इनका एक्सेलरेशन a है और इसका एक्सेलरेशन a ऊपर की ओर है, तो यहाँ इस डिस्क के हर पॉइंट का एक्सेलरेशन a होगा। दैट मीन्स अगर इसकी रेडियस r है तो a बराबर r अल्फा की कंडीशन भी होल्ड करेगी।
तो यहां पर अल्फा की जगह मैं लिख सकता हूं mr²/2, अल्फा की जगह a/r। तो बच्चों ये इक्वेशन आती है T1 माइनस T2 बराबर ma/2। ये आ गई एक इक्वेशन। अब सिस्टम M1 को माना, अब जो बाकी के सिस्टम है, पहला सिस्टम, दूसरा सिस्टम M1, तीसरा सिस्टम M2, ठीक है, M2। तो M1 जा रहा नीचे की ओर, ये तो हम पहले ही लिखना सीख चुके हैं, M1 जी ऊपर की ओर, टेंशन उधर रखते, टेंशन T1 ऊपर की ओर, यहाँ M2 जी नीचे की ओर, T1 T2 ऊपर की ओर। तो यहाँ इक्वेशन लिखिए, यहाँ लिखेंगे M1 जी माइनस T1 बराबर M1A, फिर यहाँ लिखेंगे T2 माइनस, ओहो ये चल नहीं रहा, T2 माइनस M2G बराबर M2A। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। ये तीनों इक्वेशन में कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो, यहीं सबका यहीं समझा दूंगा। तब तक चाय भी पी लेता हूं। अबे वो एमबी सर डाउट सपोर्ट नहीं है, एमबी सर सपोर्ट है, उस पर कुछ डाउट पूछना शुरू कर दिया, एक से एक है। अरे समझ में आया तो बताओ ना यार। ठीक है, समझ में अगर आ गया है, मैं ये मान रहा हूं क्योंकि आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो तीनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। तो T1 से T1 कैंसिल, T2 से T2 कैंसिल, इधर आया M1 माइनस M2G, उधर आया ma/2, M1A M2A, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं जरा। तो इक्वेशन आएगी M1 माइनस M2G बराबर M/2 प्लस M1 प्लस M2A, और यहां से A एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाती है M1 माइनस M2G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M/2। ये था मेथड नंबर 1 जो कि हो गया खत्म। चलो बताओ मेथड नंबर 2 किस पर बेस्ड होगा। सागर मन्ना क्या पूछ रहा है बे तू, प्लीज प्लीज करके। एलएम के क्लास टेस्ट में कितने मार्क्स आने चाहिए आउट ऑफ 60? अबे फुल आने चाहिए, 50 से 60 के बीच में रहने चाहिए। मन संगतानी, आशीर्वाद, ढेर सारा आशीर्वाद, विजयी भव बच्चा। ठीक है, आप देखो शानदार दूसरा मेथड, बहुत मजा आने वाला है बच्चों, चकाचक मेथड बता दें हम, मतलब मुझे बहुत पसंद है। छोटा सा बना देता हूं यार, है ना, ध्यान देना भाई। यार ये बताओ कि अगर ये x नीचे आया तो ये x ऊपर जाएगा, x नीचे आने पे इसकी वेलोसिटी v हो गई तो इसकी वेलोसिटी भी v हो जाएगी, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी v/r हो जाएगी। क्या भैया सहमत हो? ठीक, तो मैं लगाने जा रहा हूं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या टेंशन कोई वर्क करती है? टोटल नहीं करती इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग में, फिर से मेरे लेक्चर देखो, उसमें मैंने बताया क्यों नहीं करती है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, सिस्टम है कंप्लीट, पुली
प्लस स्ट्रिंग प्लस m1 प्लस f2 m2 एंड आई एम अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन दिस सिस्टम। चलिए कौन कौन वर्क करेगा? केवल ग्रेविटेशनल फोर्स m1g x माइनस m2g x। और कोई वर्क करेगा क्या बच्चा पार्टी? कोई नहीं करेगा। इक्वल्स टू टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई होगा mr स्क्वायर बाई 2, ओमेगा होगा v स्क्वायर बाई r स्क्वायर। कैंसिल। ठीक, डिफरेंशिएट कर दीजिए डिफरेंशिएट बाबू, मजा आ जाएगा आपको। dx बाई dt बराबर, डिफरेंशिएट करना चालू करिए। हाफ m1 2v dv बाई dt प्लस हाफ m2 2v dv बाई dt प्लस हाफ इंटू m बाई 2 इंटू 2v dv बाई dt। अबे चेक करो, v2 और v क्यों काट रहे हो सर? dx बाई dt से v कैंसिल हो गया dx बाई dt से। dv बाई dt एक्सेलरेशन, dv बाई dt एक्सेलरेशन, कॉमन लो एक्सेलरेशन, तो क्या आएगा? dv बाई dt कॉमन आया, m1 प्लस m2 प्लस m बाई 2 बराबर बोलिए m1 माइनस m2 इंटू जी। यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m बाई 2। ये लीजिए साहब। I am, sir, my question to you. You said we cannot apply kinematics formulae on fluid chimney problems, but one knowledge is derived for अरे यार क्यों इतना हल्ला मचा रहे तुम लोग यार? मैंने क्या कहा, उसका क्या मतलब निकाला, उसके लिए फिर से एक वीडियो बनाया मैंने, उस वीडियो को देखो। Why we should not apply buoyant force or Archimedes principle in case of fluid dynamics, ये लिख का हेडिंग है, ठीक है? इस वीडियो को देखो, पता चल जाएगा। एमआईटी का एक पेपर भी प्रेजेंट किया मैंने उस पर। चरण स्पर्श, गोकुल जीते रहो बच्चा। अरे ये मैथडवा समझ में आया कि नहीं आया यार? बढ़िया लगा कि नहीं लगा? थोड़ी तारीफ हो जाए जरा। चलिए मेथड नंबर 3 पर आते हैं बच्चा पार्टी। सर शॉर्ट नोट्स में क्या क्या होना चाहिए बेटा? अभी नहीं बता सकते बच्चा, मैं ऐसा नहीं बताना चाहता हूं। शॉर्ट नोट्स लास्ट मोमेंट की चीज है, जब आप कई बार रिवीजन करते हो उसके बाद आपको पता चल पाता है कि क्या नहीं होना चाहिए, अपने आप पता चल जाता है, इसलिए शॉर्ट नोट्स पे अभी ध्यान नहीं देना है। प्रीत बंसल आ गए भाई, गुड इवनिंग बच्चा। चलिए अगला मेथड नंबर 3 देखिए। कोई बताएगा मेथड नंबर 3 किस चीज पर बेस्ड होगा मेरा? बताइए मेथड नंबर 3 मेरा किस चीज पर बेस्ड होने वाला है? कोई बता सकता है तो बताइए, बिल्कुल मजा आ जाएगा मेथड नंबर 3 में। बताइए मेथड नंबर 3। आज खरीदी नई कॉपी एमबी सर ओपी। वाह वाह क्या बात है, आज खरीदी नई कॉपी एमबी सर ओपी। सर मेरा टारगेट केवल जेई मेंस है, तो एससीवी एंड जेई पीवाईक्यूज इनफ है? प्लीज आप रिप्लाई कर दीजिए। बिल्कुल इनफ है बच्चा, ध्रुव बाबू इनफ है, मोर देन इनफ है बच्चा। चलिए तीसरा मेथड बताइए किस पर बेस्ड होगा? चलो तुक्का मारो। आज खरीदी न्यू कॉपी एमबी सर ओपी। वाह वाह क्या बात है, गोकुल बाबू ने अच्छा बनाया है। लेकिन भैया पहले इस बताओ तीसरा मेथड किस पर बेस्ड होगा, गैस करो। इमरान फराज, एल कंजर्वेशन, एल तो कंजर्व रहेगा ही नहीं। सर 12th कब स्टार्ट करोगे? जब रोटेशन खत्म हो जाएगा तब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अगला मेथड देखिए। मान लेते हैं
ये भाई साहब v वेलोसिटी से नीचे जा रहे हैं, ये भाई साहब v वेलोसिटी से ऊपर जा रहे हैं, तो ये उस समय पर v बाई आर से घूम रहे होंगे। ठीक है, सिस्टम फिर से पुली प्लस स्ट्रिंग प्लस m1 प्लस m2 ले रहे जा रहा हूं। ठीक है, कंजर्वेशन नहीं लगेगा भाई। और टॉर्क इक्वल्स टू, पहले तो ये बताइए टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा इस सिस्टम के लिए क्यों नहीं लगा सकते, इस फॉर दिस सिस्टम। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन देता है, वो सही है, फिजिक्स सही तरीके से पढ़ रहा है। बताइए टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा इस सिस्टम पर क्यों नहीं लगा सकते, चलिए बताइए, देखते हैं। अबे वीक में 4 दिन पढ़ाइए, वीक में 8 दिन ना पढ़ाइए सर। आप लोग के लिए बहुत मुश्किल से टाइम निकाल रहे हैं, बच्चा पार्टी कोशिश कर रहे हैं आप के लिए। देखते हैं भाई, है ना सर, आप 2025 के जेई मेन से पहले का सब करा दोगे? हाँ भाई करा देंगे। अरे वाह, मन पटेल ने मेरा दिल खुश कर दिया, शाबाश बच्चा। ये रिजिड बॉडी नहीं है, बिकॉज ये सिस्टम रिजिड बॉडी नहीं है, इसलिए हम टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा नहीं लगा सकते। तो क्या हम टॉर्क बराबर डीएल बाई डी टी लगा सकते हैं बच्चों? लगा सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं इसके अबाउट, इस एक्सेस के अबाउट। टॉर्क बराबर डीएल बाई डी टी, टॉर्क बोलिए m1 जी आर माइनस m2 जी आर, दिस इज टॉर्क, बराबर d बाई डी टी ऑफ l, एंगुलर मोमेंटम बोलिए m1 v r प्लस m2 v r प्लस आई ओमेगा m r स्क्वायर बाई 2 और ओमेगा की वैल्यू b बाई आर। ये देखिए भाई, आपकी क्लासेस का टाइम क्या है? भैया यही टाइमिंग है जीवन भर से, 6 बजे। ठीक है, चलो बस खत्म हो गया, आंसर आ गया बे, आंसर आ गया। m1 माइनस m2 g, r हो गया कैंसिल, खरीद लो पेंसिल। ठीक है, m1 प्लस m2 प्लस m बाई 2 इंटू dv बाई dt, ये लीजिए एक्सीलरेशन आ गया। ये है मेथड नंबर 3। कौनो डाउट हो बाबू तो पूछो जरा। क्या भाई लोग, समझ में आया कि नहीं आया? रोटेशन के टोटल लेक्चर जो डिसाइडेड हैं वो 11th में 18 या 20 होते हैं करीब, और चूंकि 1.5 घंटे के, और चूंकि मैं 1 घंटे की क्लास लेता हूं, लेकिन मुझे लगता है मैं भी 18 क्लासेस में खत्म करा दूंगा। मतलब मैं पहली बार यूट्यूब में ले रहा हूं बच्चा, इसलिए एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आपको एक क्वेश्चन देते हैं, तीनों मेथड से ये क्वेश्चन आप करके लाएंगे। तीनों मेथड से ये क्वेश्चन आपको करने हैं, जान लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन वाद एक नोट करिए फटाफट, ये होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए। एक पुली है कुछ ऐसी, मतलब अगर साइड से देखेंगे ना भाई, तो साइड से आपको यू दिखेगा, ऐसी। ठीक है,
एक तरफ धागा बंधा हुआ है, धागा दूसरे रंग का ले लेते हैं, एक तरफ धागा बंधा हुआ है और इधर आया है निकल करके m1 मास, ठीक। ये रेडियस है r1, ये रेडियस है r2 और इस पर भी धागा बंधा हुआ है, इस पर भी धागा बंधा हुआ है और ये यहां से आया m2, ठीक। एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, ये है सेंट्रल एक्सिस, इसके अबाउट ये पुली धनातन घूमे जा रही है। मान लीजिए इनके वेट के कारण इधर घूम रही है, तो आपको बताना है कि अल्फा इस पुली का क्या होगा। पुली का मास आपको गिवन है, पुली का मास m है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों I ले लीजिएगा आप सीधा सीधा, ठीक है। ये आपको गिवन है और ये आपका होमवर्क है जो आपको करके लाना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अगली चीज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, एंगुलर मोमेंटम, जिसका भी नाम थोड़ी देर पहले बच्चों ने लिया था, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल, ठीक है। इस प्रिंसिपल को पढ़ते हैं। क्या है, बड़ा सिंपल सा है, इनर्शियल फ्रेम में ही ऑब्वियसली है, कुछ नहीं दिया गया तो हम इनर्शियल फ्रेम ही मानते हैं बच्चों, ठीक है। टॉर्क एक्सटर्नल, समेशन ऑफ टॉर्क एक्सटर्नल बराबर हमने पढ़ा है डीएल सिस्टम बाय डीटी। तो इफ टॉर्क एक्सटर्नल, बहुत ही सिंपल सा है ये, बराबर 0 इन न्यूटोनियन फिजिक्स की अगर बात करें, देन dl सिस्टम बाई dt 0 आएगा और l सिस्टम हम क्या कह देंगे बच्चों, कांस्टेंट कह देंगे कि ये कांस्टेंट रहेगा। तो क्या है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल, यदि किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 है तो उस एक्सिस के अबाउट सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट हो गया, ठीक। अब इसका हम फायदा उठाने जा रहे हैं क्वेश्चंस में कि कैसे क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं जरा। तो पहला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं बच्चों, मान लीजिए ये एक हिंज है और ये एक रॉड इससे अटैच है। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो प्लेन है एक्स वाई जिस पर ये रॉड रखी हुई है, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये सिस्टम ऑन अ टेबल रखा हुआ है, ऑन अ टेबल, एक टेबल पर रखा हुआ है, ठीक है। क्लियर है बच्चों, ठीक। इसका मास है, मान लेते हैं m, इसका मास है m और लेंथ है l। सेम मास का बच्चों एक पार्टिकल आ रहा है m मास का, v वेलोसिटी से आ रहा है, पार्टिकल sticks to the rod, find omega of rod after the collision, चलिए शुरू हो जाइए, पहले आप ट्राई करिए फिर मैं बताता हूं। 2024 का मैंने बताया ना बेटा, मैं पहली बार YouTube पढ़ा रहा हूं तो मुझे बहुत कम आइडिया है। IM फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा सर, क्या चीज बेटा, क्या चीज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा बच्चा, IM आंसर निकालिए भाई, फटाफट आंसर निकालिए। ठीक है, आपको टाइम दिया है वो सफिशिएंट हो गया है, अब मैं आंसर निकालता हूं, ठीक। यहां पर
इसको सिस्टम लेता हूं, ये है मेरा सिस्टम, ठीक है। अब सिस्टम का इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं टॉर्क देखूं, इस सिस्टम का ऊपर वाली एक्सिस के अबाउट टॉर्क देखूं, तो पहले टॉर्क देखने के लिए पहले फोर्स देखने पड़ेंगे। तुम कहोगे mg, मैं कहा mg नहीं है भैया, ये एक टेबल पर रखा हुआ है, टेबल पर, और टेबल पर n और mg एक दूसरे को हमेशा बैलेंस करेंगे। एक हॉरिजॉन्टल टेबल है और ऐसे रॉड रखी है इस पर, ठीक है, इस तरीके से रॉड रखी है और ऐसे एक पार्टिकल आ रहा है, ऐसे एक पार्टिकल आ रहा है, टकरा रहा है, ठीक, नहीं समझ में आई बात, क्लियर, ठीक। अच्छा, अब हमें इसको अगर सिस्टम ले लिया तो केवल एक्सटर्नल फोर्स हिंज फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि जो हिंज होगा वो रॉड पे फोर्स लगा सकता है। तुम कहोगे सर हिंज को भी सिस्टम में ले लो, मैं कहूँगा हिंज को सिस्टम में लोगे तो हिंज जिस दीवार पर जुड़ा हुआ होगा वो दीवार उसे रोक रही होगी, तो वो एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा। तो क्या दीवार को सिस्टम ले लो, मैं दीवार जो खड़ी होगी वो उस पर चारों तरफ से जो छत और बाकी की दीवारें हैं वो उसको पकड़ के रख रही होंगी, वो भी तो आप इस तरीके से पूरे दुनिया को सिस्टम ले पाएंगे तो बात हो पाएगी। अदरवाइज आप ये मान लें कि यहाँ पर फोर्स होगा और वो हिंज फोर्स होगा, ठीक। लेकिन अगर इसी के अबाउट टॉर्क की बात करें, टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस, तो कोई टॉर्क ही नहीं है। टॉर्क अबाउट हिंज एक्सिस 0, तो L इनिशियल और L फाइनल तो बराबर होने ही चाहिए। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम केवल पार्टिकल का है और वो कितना है, mvl। फाइनली दोनों साथ साथ चलने लगे, कि कैसे साथ साथ चलने लगे भाई, कि अरे यार स्टिक हो गया ना भाई पार्टिकल, और ये मान लेते हैं ओमेगा से घूमने लगा। तो हम क्या बोलेंगे, पूरे के पूरे सिस्टम को रिजिड बॉडी बोल सकते हैं। तो ऊपर वाली एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, हम बोलेंगे ml² / 3 प्लस ml² इंटू ओमेगा। तो ये आ जाएगा mvl बराबर 4/3 ml² इंटू ओमेगा। m से m कैंसिल, l से l गया, ओमेगा की वैल्यू आ गई बच्चों 3v/4l। ये लीजिए साहब आंसर आ गया, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो वो जो क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं वो आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है वो जरा नोट करिए। क्वेश्चन है ये कि फिर से हॉरिजॉन्टल टेबल पे ये एक रॉड है, इसका मास m है, लेंथ l है, ठीक है। यहां से एक पार्टिकल आ रहा है मास m का v0 वेलोसिटी से। फिर से हॉरिजॉन्टल टेबल है बच्चों, इस हॉरिजॉन्टल टेबल पे रॉड रखी हुई है, पार्टिकल यूं आ रहा है, ठीक। अब इस बार आपसे बोला गया है E की वैल्यू 1 है। E याद है, मैं याद दिलाता हूं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 है। फाइंड पार्ट ए फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, पार्ट बी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड, पार्ट सी impulse by hinge during collision, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको वापस से होमवर्क दे रहा हूं, आपको ये क्वेश्चन करके लाना है, ठीक। तो क्लास यहीं पर एंड कर रहा हूं बच्चों, ये क्वेश्चन आप करके लाइएगा।